हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में कितने पार्ट होते हैं। तो हमारा सेल साइकिल जो होता है, सेल साइकिल दो पार्ट होता है। इसमें इंटरफेस होता है और माइटोसिस फेस होता है। इंटरफेस जो होता है लॉन्गेस्ट होता है, वो 95% सेल साइकिल का होता है। और माइटोसिस फेस या एम फेस जो होता है 5% होता है सेल साइकिल का। तो 95% इंटरफेस होता है और 5% माइटोसिस फेस होता है। तो इंटरफेस में क्या क्या रहता है? इंटरफेस में हमारा G1 फेस, S फेस, G2 फेस। और माइटोसिस फेज में क्या रहता है? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। तो सेल साइकिल का दो पार्ट होता है। इंटरफेस जो 95% होता है और माइटोसिस और एमफेस 5% होता है। इंटरफेस में तीन पार्ट होता है, G1 फेस, S फेस और G2 फेस। और माइटोसिस फेस में तीन चार पार्ट होता है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, इसमें क्या होता है? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। और साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। कैरियोकाइनेसिस में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, साइटोकाइनेसिस में सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंस ऑफ साइकिल कैसा रहता है? G1 पहले होगा, S फेज होगा, G2 होगा, तब M फेज होगा। सीक्वेंस साइकिल G1 S G2 M। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग इंटरफेस में क्या क्या होता है? G1 फेस में क्या होता है? G1 फेस में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है और सेल कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है, यानी डिवाइड करता रहता है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव और सेल इज कंटिन्यूसली एक्टिव। नेक्स्ट एस फेस, जिसको हम लोग सिंथेटिक फेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? डीएनए रिप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यानी डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको सिंथेटिक फेस कहते हैं। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है और सेल ग्रो कंटिन्यूसली। प्रोटीन का सिंथेसिस होता है G2 फेज में और सेल कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है। उसके बाद हमारा एक और स्टेज होता है G0 स्टेज और क्वेशिएंट स्टेज जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? सेल विच डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू इंटर इन एक्टिव स्टेज कॉल्ड G0 स्टेज। सेल जो होता है हमारा, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, वो G1 फेज और सेल साइकिल में एग्जिट कर जाता है और इनएक्टिव स्टेज में इंटर कर जाता है, जिसको G0 स्टेज कहते हैं। इसमें सेल्स जो रहता है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, मगर वो फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करेगा, यानी फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। तो G0 स्टेज में क्या होता है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है मगर वो प्रोलिफरेट यानी नहीं करेगा, यानी डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद हमारा आता है माइटोसिस। तो माइटोसिस में चार स्टेजेस है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। इसमें बहुत सा इवेंट्स होता है। तो क्या क्या है? तो हमारा प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। और ये कब होता है? अर्ली प्रोफेज स्टेज में। प्रोफेज में दो स्टेज होता है, अर्ली और लेट प्रोफेज स्टेज। तो फर्स्ट अर्ली प्रोफेज स्टेज में क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। और ड्यूरिंग लेट प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहता है वो डिसइंटीग्रेट, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? और उसके बाद मेटाफेज स्टेज होता है, जिसमें क्रोमोसोम गेट अरेंज एट इक्वेटर। तो मेटाफेज स्टेज में क्या होता है? क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज हो जाता है। और मेटाफेज स्टेज ऐसा स्टेज है जिसमें हम लोग अगर स्टडी करेंगे तो बेस्ट स्टेज होता है क्रोमोसोम का शेप, साइज और नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हम लोग को ऑब्जर्व करना है तो मेटाफेज स्टेज बेस्ट होता है। तो बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट हमारा है एनाफेज। एनाफेज स्टेज में क्या होता है? एनाफेज स्टेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। यानी एनाफेज स्टेज में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। लास्ट है टीलोफेज स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? क्रोमोसोम जो कंडेंस हो गया था ये डीकंडेंस होगा और पोल्स पे और अपना आइडेंटिटी खो देगा, यानी ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट है
टेलोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप करेगा, जो हमारा डिसअपेयर हो गया था ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्ली प्रोफेज स्टेज में, लेट प्रोफेज स्टेज में, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा डेवलप हो जाएगा और क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। और क्रोमोसोम का जो क्लस्टर रहेगा वो फॉर्म करेगा 2 डॉटर न्यूक्लियाई। और जो न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लेट प्रोफेज स्टेज में डिसअपेयर हो गया था, वो भी रीफॉर्म हो जाएगा टेलोफेज स्टेज में। तो जो जो इंसिडेंट हमारा लेट प्रोफेज स्टेज में हुआ था वो सब दोबारा रिपेयर हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगा, न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी रीफॉर्म हो जाएगा। लास्ट है हमारा माइटोसिस का क्या बेनिफिट है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो होता है माइटोसिस से होता है। फिर रीस्टोर करता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, माइटोसिस जो है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन करता है और सेल का रिपेयरमेंट करता है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है माइटोसिस से, रिस्टोर करता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, सेल रिपेयरमेंट भी करता है। तो इस तरह हम लोग देख लिए सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का इम्पॉर्टेंट पॉइंट सब, कि सेल साइकिल में कितने स्टेजेस होते हैं, इंटरफेज होता है, उसके बाद हमारा माइटोसिस फेज होता है। इंटरफेज 95% होता है और माइटोसिस फेज 5% होता है। फिर इंटरफेज का बहुत सा पार्ट होता है, G1S G2 फेज, और माइटोसिस फेज का पार्ट होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसके बाद हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो इस तरह हम लोग स्टडी कर लिए सेल साइकिल सेल डिवीज़न का इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।